देखो बेटा, विभव मापी के अनुप्रयोग, ये विभव मापी की एप्लीकेशन है। इससे पहले मैं आपको विभव मापी का सिद्धांत करा चुका हूँ। विभव मापी का कंप्लीट टॉपिक आपके जो बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें आपकी ये दो एप्लीकेशंस और इस पर आधारित कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती हैं। तो आज हम शुरू करते हैं विभव मापी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब ये दो सेल क्या होंगी? आपकी प्राइमरी सेल होंगी, जस्ट लाइक लेक्लांसे सेल। तो इसको करने के लिए हमने इसका आवश्यक उपकरण आपको यहाँ फिगर में शो किया है। इसमें आप समझ लीजिए, ये बैटरी है। इस बैटरी को हम बोलते हैं ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल या इसकी बैटरी कह सकते हैं, ड्राइवर बैटरी। ये कुंजी है, प्लग कुंजी। ये रियोस्टेट है, इसे धारा नियंत्रक बोलते हैं, धारा नियंत्रक। और ये हो गया हमारा धारा मापी, धारा मापी। और इसे बोलते हैं हम जॉकी। ये रियोस्टेट का क्या काम है? तार एसी पर विभव की वैल्यू को कंट्रोल करना। विभव, विभवांतर ए और सी के बीच का जो विभवांतर है, इसे बढ़ाना या घटाना। हम करते क्या है कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों को ज्ञात करने के लिए दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए से और दोनों सेलों का नेगेटिव टर्मिनल को एक टू वे, द्विमार्गी, क्या बोलते हैं, द्विमार्गी कुंजी, द्विमार्गी कुंजी, टू वे की बोलते हैं इसको, टू वे की से कनेक्ट कर देते हैं, के डैश से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें प्लग ए यहाँ है, एक प्लग बी यहाँ है। इनका यूज क्या है? जैसे सपोज करो आपको इस सर्किट के अंदर पहली सेल को इंसर्ट कराना है, पहली सेल को शामिल करना है इस परिपथ में, तो इस कुंजी के डैश को हम इसमें लगा देते हैं। यहाँ लगाने पर ये ऑन हो जाएगी। अगर हमको सेल E2 को इस सर्किट में इंसर्ट करना है तो की डैश को हम कहाँ लगा देते हैं? बी में लगा देते हैं। इससे सेल E2 हमारे सर्किट में क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसके दो पॉइंट हैं। प्रयोग विधि, सबसे पहले नंबर 1 इसकी प्रयोग विधि, इसकी प्रयोग विधि इसकी प्रयोग विधि निम्न दो बिंदुओं में पूरी की जाती है। नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले कुंजी के को इस प्लग में लगाकर ऑन कर लेते हैं, फिर कुंजी के डैश को इस प्लग में लगाकर ऑन कर लेते हैं। इसके बाद परिपथ की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं, परिपथ की सत्यता को चेक करते हैं, इस बात को चेक करते हैं कि क्या ये परिपथ प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इस जॉकी को, ये जॉकी क्योंकि रिमूवेबल हो सकता है, विसर्पी हो सकता है, यहाँ से इसको कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ से इसे हटा के यहाँ पर लगा देंगे तो डिफ्लेक्शन सुई इस डायरेक्शन में शो करेगी, और फिर इसको इस पॉइंट से हटाकर सी पर लगा देंगे तो डिफ्लेक्शन सुई जो है ना इस डायरेक्शन में आ जाएगी, संकेतक इस दिशा में दिखाएगा। अगर हमारा परिपथ सही है, अगर हमारा परिपथ में कोई त्रुटि है तो हम उसे दूर कर लेते हैं। इसके अंदर दो त्रुटि संभव हो सकती हैं। पहली है कि अगर विभव मापी द्वारा परिपथ का इस वाले तार के लिए विभवांतर बहुत अधिक है तो इसकी डिफ्लेक्शन वन साइड आएगी, या तो लेफ्ट में आएगी या राइट में आएगी। तो हम रियोस्टेट की सहायता से इसके प्रतिरोध को कम या ज्यादा करके, घटाकर या बढ़ाकर इसको इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि धारा मापी को बिंदु ए या सी पर स्पर्श कराने पर हर बार हमारा जो डिफ्लेक्शन सुई है, धारा मापी की जो सुई है, वो परस्पर विपरीत दिशा में आए। अगर ऐसा करने पर भी हमारा डिफ्लेक्शन वन साइड ही आ रहा है, बाईं तरफ आ रहा है या दाईं तरफ आ रहा है, मोस्टली केसेस में लेफ्ट साइड में आता है, तो उस सिचुएशन में ये जो बैटरी है, जो हमारे ड्राइवर बैटरी है, इसका विद्युत वाहक बल इस सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होता है? कम होता है, कम हो जाता है। या तो ये कम वोल्टेज की होगी या ये ज्यादा वोल्टेज की होगी। तो हम इनमें से, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। और मान लीजिए ड्राइवर सेल को हटा देंगे तो ड्राइवर सेल के स्थान
स्थान पर, ड्राइवर बैटरी के स्थान पर E1 और E2 से अधिक विद्युत वाहक बल वाली बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। और जब हम ऐसा कर देते हैं तो हमारी जो धारा मापी के अंदर विक्षेप है पॉइंट ए और सी पर स्पर्श कराने से परस्पर विपरीत दिशाओं में आता है। अब हमने कुंजी के को ऑन किया है, कुंजी के डैश को ऑन किया है, तो हमें मान लीजिए नल पॉइंट पोजीशन जिसमें आपके धारा मापी की सुई ऐसे हटते हटते सीधा स्ट्रेट हो जाए, 0 पॉइंट पर आ जाए, यहाँ 0 पॉइंट होगा, इस पे 0 पॉइंट की डायरेक्शन में आ जाए तो सब बोलते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। मान लेते हैं यदि पहली सेल के लिए शून्य विक्षेप स्थिति L1 लंबाई पर प्राप्त होती है, तो हमने सेल कौन सी इंसर्ट की है, E1, तो E1 हमारा क्या आएगा, E1 आएगा विभव प्रवणता स्मॉल के मल्टीप्लाई तार AB की लंबाई, तो ये क्या आ जाएगा, E1 बराबर K इंटू L1। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये पहली समीकरण हमारी आ जाएगी पहली सेल के लिए। आप इसको समझ लें, नोट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट बनाना चाहे बना लेना। ओके बेटा, इसका यही तरीका है। दूसरी बात, अब इसके बाद हम करते क्या है दूसरे पॉइंट में, अब हम करेंगे जो हमारा प्लग है स्मॉल ए, इसमें से कुंजी के डैश को बाहर निकालकर किस में लगा देते हैं, दूसरे पॉइंट में प्लग बी में कुंजी के डैश लगा देते हैं। अर्थात इसका मतलब है, अर्थात सेल E2 को परिपथ में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए हमने बताया इसमें से की को निकाला के डैश को और इसमें लगा दे, ये डॉट का जो साइन है किसको शो करता है, ऑन होने को। अब की डैश है ना हमारी ऑन होगी, होने के बाद अब परिपथ में सेल E2 की धारा बहेगी, और सेल E2 की धारा के लिए यहां मान लेंगे यदि इस सेल के लिए जोन से हमने सेल इंसर्ट किए, सेल के लिए शून्य विक्षेप स्थिति किस पे मिलती हो, स्थिति L2 लंबाई पर प्राप्त हो, तो एज बिफोर जैसा हमने पहले बताया प्राप्त हो, तो E2 हमारा किस क्या होगा, K इंटू L2 आएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये समझने की बात है। अब हमें क्या करना, कंपेयर करनी है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे होगी, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर नाउ वी हैव, अब हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, E1 अपॉन E2 इट इज इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2। K से K कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा, E1 अपॉन E2 इट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये आ गया बेटा। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इस समीकरण में L1 और L2 के मान रखकर दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है, आसानी से तुलना कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें इतने। नेक्स्ट टॉपिक है विभव मापी की सहायता से, दूसरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 2, विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ओके बेटा। नंबर 2 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2 पहले करा चुका, नंबर 2 विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना।
विभव मापी की हेल्प से हमें किस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर दे दिया जाता है, तो उसको किस प्रकार से करते हैं। तो इस उपकरण की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपथ चित्र में दिखाया गया है। इसमें ये हमारी होगी ड्राइवर बैटरी, ये पूरा परिपथ हो गया प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी परिपथ बोलते हैं इसको, और ये हो गया हमारा द्वितीयक परिपथ, द्वितीयक परिपथ। ये रियोस्टेट है, इसकी सहायता से हम प्रतिरोध को घटा बढ़ा सकते हैं, इससे एसी पर जो विभव पतन है वो कम ज्यादा हो जाएगा। और ये हमारी प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल, जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स है, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध बॉक्स। रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध और बॉक्स तो बॉक्स होता ही है, इसको रखने का डब्बा। और ये होगी कुंजी के डैश, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। ये हो गया बी, इसे क्या बोल देंगे, जो कि, और मैं यहाँ लगा देता हूँ एक गैल्वेनोमीटर जो इसके नल पॉइंट को शो करेगा, ये हो गया जी। ये हो गया हमारा जो कि, जिसे विसर्पी कुंजी भी बोलते हैं। तो बेटा ये सेटअप तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले प्रयोग विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुंजी के को ऑन कर लेते हैं, के को ऑन कर लेंगे, यहाँ पे इसे इंसर्ट कर देंगे, ये ऑन का साइन हो जाएगा, ये के ऑन हो गया। अब क्या करते हैं, रियोस्टेट की सहायता से एसी पर विभव को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जोकी को बिंदु ए और बिंदु सी पर स्पर्श कराने से दोनों बार सुई का डिफ्लेक्शन विपरीत डायरेक्शन में आए, ऐसे आए, एक बार लेफ्ट साइड में आए, एक बार राइट साइड में आए। जब ऐसा हो जाता है तो आपका जो परिपथ है वो क्या होगा, कंसिस्ट होगा, सत्य होगा, इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं होगी। मान लीजिए जब हम कुंजी के को ऑन करते हैं तो तार किसमें, एसी में धारा बहने लगती है, बहने लगती है, त्रुटि दूर कर ली हमने। यदि बिंदु बी पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है, तो अब ये बात समझने की है, बी पॉइंट पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हुई, इसका अर्थ है कि जो बिंदु ए और बी के बीच का जो विभवांतर आएगा VAB होती है, और देन तब क्या होगा, ए और बी के बीच का विभवांतर जिसे कहेंगे हम VAB, ए और बी के बीच का विभवांतर किसके बराबर आएगा, क्योंकि ए और बी के बीच जब बी पॉइंट पर शून्य विक्षेप स्थिति शो करता है तो इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात इस पूरे परिपथ में इस सेल की कोई धारा नहीं ली जाएगी, अर्थात सेल खुले परिपथ में होगी। और जिस टाइम सेल खुले परिपथ में होगी उस टाइम पर बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, जो किसके बराबर आएगा, के विभव प्रवणता, विभव मापी की विभव प्रवणता के मल्टीप्लाई दूरी AB। तो हमें VAB तो चाहिए नहीं, हम तो किसकी वैल्यू चाहिए, E की, तो E इट इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू AB। हमारे पास कितनी लेंथ शो कर रहा है, L1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये नोट कर लें आप, इसको नोट कर लो बेटा। अब इसके बाद करना क्या बेटे, अब कुंजी के डैश को ऑन कर देते हैं, कुंजी के डैश को ऑन कर देंगे और रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई निश्चित प्रतिरोध ले लेते हैं और इस निश्चित प्रतिरोध के लिए तार एसी पर फिर से शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। तो के डैश को इसमें लगा देंगे, इसमें लगाने से ये होगी हमारी ऑन। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अब कुंजी के डैश को ऑन करके प्रतिरोध बॉक्स से निश्चित प्रतिरोध कैपिटल R निकाल लेते हैं और इसके लिए या फिर लिख देंगे और फिर से तार AC पर
AC पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। मान लीजिए अब की बारी शून्य विक्षेप स्थिति आई L2 पर, यह पॉइंट होगा मेरा B डैश। यदि यह L2 लंबाई पर प्राप्त हो तो देखिए, अब बिंदु A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल का टर्मिनल विभवांतर होगा बेटे। हो तो इस दशा में टर्मिनल विभवांतर जिसे नाम देंगे हम कैपिटल V, किसके कॉल हुआ, वो आएगा विभव प्रवणता के मल्टीप्लाई लंबाई L2। तो V इक्वल टू के L2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, नाउ वी हैव, अब क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो फर्स्ट थी हमारी E और सेकंड हमारा V। फर्स्ट हमारा K इंटू L1, सेकंड हमारा K इंटू L2। K से K कैंसिल हो जाने वाला है, तो ये क्या आया L1 अपॉन L2, और ये इक्वेशन बनी हमारे पास 3। नोट कर लो बेटा इसको। ओके, इसके बाद हमने एक रिजल्ट पढ़ा है या पढ़ेंगे, 10th क्लास में बताया जाता है, चूंकि स्मॉल r इट इज इक्वल टू होता है कैपिटल R E बाई V माइनस का 1। तो हम क्या करेंगे, यूज इक्वेशन 1। R तो हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R हो गया वो प्रतिरोध जो आपने प्रतिरोध बॉक्स से बाहर निकाला। E अपॉन V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से इसमें रख लेंगे, तो ये क्या आएगा कैपिटल R। E बाई V की वैल्यू क्या होगी, L1 अपॉन L2 माइनस का 1। तो स्मॉल r इट इज इक्वल टू R इंटू L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L1। बटे ये आ गया। इस सूत्र में किस किस के मान रखने पड़ेंगे, सूत्र में कैपिटल R कोमा L1 कोमा L2 के मान रखकर, L1 कोमा L2 के मान रखकर, L1 कोमा L2 के मान रखकर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान ज्ञात कर सकते हैं। दैट्स इट, ये टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ। नोट कर लें आप इसको। विभव मापी का लास्ट टॉपिक है विभव मापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता सुपेरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर विद वोल्ट मीटर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, हर एग्जाम में ही आता है क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, किसी भी न्यूमेरिकल के साथ लगा सकता है, किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ लगा सकता है, या अगर इसी का कोई वोल्ट मीटर का विभव मापी का आपसे सिद्धांत पूछ के आपसे कहा जाए कि विभव मापी वोल्ट मीटर की अपेक्षा क्यों श्रेष्ठ है, या आपसे कहा जाए कि विभव मापी को एक आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य क्यों माना जाता है, तो ये 2 पॉइंट्स इसके मैं मानता हूं बताने चाहिए आपको कि विभव मापी वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है। तो आप समझिए इसको। नंबर 1 पॉइंट समझा देता हूं। मान लीजिए आपने एक ये सेल लिया और इस सेल को ईएमएफ फाइंड करना चाह रहे हैं आप। ये देखिए बेटा, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E, ये हो गया R। जब ये सेल कुछ करंट देगा तो वो करंट इस वोल्ट मीटर से भी प्रवाहित होगी, और जब वोल्ट मीटर से प्रवाहित होगी तो वही करंट इस सेल के अंदर से भी होकर गुजरेगी। अब इस स्थिति में होगा क्या कि जब हम किसी वोल्ट मीटर से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं तो कुछ धारा सेल के अंदर से जाने पर सेल के भीतर क्या होगा, बोलो, सेल के भीतर विभव पतन
IR हो जाता है। विभव पतन किसके कारण हुआ है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो मुझे लिखना यह चाहिए था कि सेल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध के कारण, आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध किसका? सेल का। आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव पतन के कारण विभव पतन कितना? IR हो जाता है। अतः सूत्र, ये सूत्र है बेटे, V = E - IR के अनुसार, क्योंकि जो V है वो सेल का विद्युत वाहक बल ना होकर सेल का टर्मिनल विभवांतर है, के अनुसार V ऑलवेज लेस देन E। आप मैथमेटिकली देख लीजिए, V की वैल्यू इससे कम आएगी, अर्थात वोल्ट मीटर सेल के विद्युत वाहक बल जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं EMF को यथार्थतापूर्वक नहीं नाप सकता। इसका मतलब यह है कि अगर वोल्ट मीटर से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल मेजर करें तो वोल्ट मीटर उस सेल के विद्युत वाहक बल को न मापकर सेल के टर्मिनल विभवांतर का मापन करता है, और सेल का टर्मिनल विभवांतर हमेशा सेल के विद्युत वाहक बल से छोटा होता है जब सेल से हम धारा लेते हैं। अगर सेल से हम धारा नहीं ले रहे और इसको उल्टा दे रहे हैं तो ये सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। अगर सेल को धारा दी जा रही है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। अब इसका दूसरी ओर सोचते हैं, मान लीजिए इस सेल को हम किसी विभव मापी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जब हम विभव मापी के साथ कनेक्ट करेंगे तो विभव मापी सेल का विद्युत वाहक बल शून्य विक्षेप स्थिति में प्राप्त करेगा। शून्य विक्षेप स्थिति में क्या करेगा बेटा? प्राप्त करेगा। तो मैथमेटिकली भी सोचा जाए तो V = E - IR, और I हमारा कितना है? 0। सिंस I हमारा 0 तो V = क्या होगा? E माइनस का 0 × R, V = कैपिटल E। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस सिचुएशन में सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है। इस सिचुएशन में सेल खुले परिपथ में है। इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी द्वारा नापे गए टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है, जो कि EMF यानी कि विद्युत वाहक बल का क्या होगा? वास्तविक मान होगा। तो भैया सीधा इससे इस पॉइंट का कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम वोल्ट मीटर से किस सेल का विद्युत वाहक बल नापते हैं तो वोल्ट मीटर द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल न नापकर उसका टर्मिनल विभवांतर मापता है, और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है, अर्थात इस अवस्था में वोल्ट मीटर द्वारा नापा गया विद्युत वाहक बल अपने वास्तविक मान से कम होता है, अर्थात इसमें त्रुटि होती है। तो वोल्ट मीटर एक्यूरेटली किसी सेल के विद्युत वाहक बल को नहीं नाप पाता। दूसरा वे ये है कि अगर इसी सेल के विद्युत वाहक बल को एक हम विभव मापी की सहायता से नापते हैं तो विभव मापी शून्य विक्षेप स्थिति में कार्य करेगा। शून्य विक्षेप स्थिति में कार्य करने का अर्थ ये हुआ कि विभव मापी शून्य विक्षेप स्थिति में सेल से कोई धारा नहीं लेगा। जब सेल से कोई धारा नहीं बहेगी परिपथ में तो विभव मापी का जो प्रतिरोध होगा उस स्थिति में क्या होगा? अनंत होगा, क्योंकि हमें पता है कि I हमारा क्या होता है? V/R। अगर मैथमेटिकली देखा जाए I की वैल्यू 0 लाने के तो V/∞ दैट इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकली भी जानते हैं I की वैल्यू 0 उसी सिचुएशन में होगी जिस उपकरण से हम इसका क्या नाप रहे हैं? विद्युत वाहक बल नाप रहे हैं, तो उस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा, V/∞ इज इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू 0 होने से दो बेनिफिट है। नंबर 1,
धारा का मान 0 होने से ये पता चल रहा है कि सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है। धारा का मान 0 होने से ये पता चल रहा है कि सेल खुले परिपथ में है। धारा का मान 0 होने से ये पता चल रहा है कि विभवमापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य है। आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य है। आई होप ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी उठाया जाता है कि विभवमापी को एक आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य क्यों माना जाता है। तो आप बेटा ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि जब विभवमापी को सेल के साथ जोड़ते हैं तो शून्य विक्षेप स्थिति में विभवमापी सेल से कोई धारा नहीं लेता, अर्थात धारा का मान 0 होगा। धारा का मान 0 होने पर विभवमापी अनंत प्रतिरोध के तुल्य होगा, अर्थात धारामापी का प्रतिरोध अनंत होगा। और धारामापी किसकी भांति कार्य करता है? वोल्ट मीटर की भांति कार्य करता है। तो धारामापी को अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य माना जा सकता है। तो आप ये पॉइंट नोट करना चाहे कर लें, फिर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूं उसका। हटा दो भाई, हटा दो सर। ओके, टिंग टिंग टिंग। मजा नहीं आ रहा भाई, गर्मी बहुत है यार। चलो खैर, कोशिश कर रहे हैं आपका कुछ भला हो जाए। नंबर 2 पॉइंट बेटे, जब भी हम वोल्ट मीटर से, दूसरा पॉइंट ये है, जब भी हम वोल्ट मीटर से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या किन्हीं दो पॉइंट के बीच का विभवांतर का मापन करते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या पढ़ना पड़ता है? संकेतक को पैमाने पर पढ़ना पड़ता है। संकेतक को पैमाने पर पढ़ना पड़ता है। ऐसा करने में मापन में त्रुटि संभव है। त्रुटि ऐसे संभव होती है बेटा, बहुत सी दफा ऐसा होता है, ये हमारा हुआ वोल्ट मीटर, ये मैं वोल्ट मीटर का पैमाना बना रहा, ये होगा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये मान लीजिए हमारा 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट हो गया। आगे भी बढ़ते जाएंगे, 5-5 के बनाते चले जाएंगे। तो अगर हम इसकी लिस्ट काउंट पता करें, इसकी अल्पतमांक पता करें, लिस्ट काउंट क्या होगी? तो लिस्ट काउंट ये होती है, हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन किसके कॉल है? 10 के। तो 10 से 10 करेंगे तो यह होगा 1 वोल्ट पर डिवीजन। अब मान लो इसमें यहां तक 5 हो, ये कितने डिवीजन हो गए? 10। तो यहाँ इसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी? 5/10। तो ये कितना होगा? 0.50। तो होता क्या है कि स्टूडेंट को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इसकी जो लिस्ट काउंट है वो 1 वोल्ट पर डिवीजन है, जबकि अकॉर्डिंग टू वोल्ट मीटर की जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट काउंट बदलती रहती है और उसको पढ़ने का सही तरीका भी नहीं पता होता। तो इस वजह से इसके मापन में त्रुटि संभव है। जबकि शून्य विक्षेप स्थिति को किस पर पढ़ना पड़ता है? मीटर पैमाने पर पढ़ना पड़ता है, जिसमें त्रुटि की संभावना कम है। भाई इसमें संभावना कम है क्योंकि ये डायरेक्ट रीडिंग है, कम है। अतः इन्हीं दो कारणों से, उपरोक्त दोनों कारणों से विभवमापी
वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ है। अहम वासाविदम संस्कृत का एक वर्ड है, मैं ही सब कुछ हूं। तो इसके लिए विभव मापी वोल्टमीटर की तुलना में क्या है, अहम वासाविदम, अर्थात मैं ही श्रेष्ठ हूं, यानी कि विभव मापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ है। अच्छा तो बच्चों, आज के लिए बस ये खत्म हो गया मेरा टॉपिक, विभव मापी का टॉपिक खत्म हो गया। कल इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और इससे पहले सभी चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगी, आप उनको देखें। अगर चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम कुछ आपकी हेल्प करने वाले हैं या करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like the videos and comments also. Goodbye.